सीटेट 2024 के लिए साइकोलॉजी की आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं जैसे कि साइकोलॉजी की क्लास, साइकोलॉजी के सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का, पावलव का, स्किनर का सिद्धांत, हिंदी पेडागोजी और एनवायरनमेंट और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को इन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 25 एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जो टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं एमपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, बी टेट हो गया और यूपी टेट, रीट वगैरह, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य बच्चे कठिनाइयाँ करते हैं, ठीक है, जो शिक्षक है ना उनका हल बताता है, उनका जो है ना वो कठिनाइयों को सॉल्व करवाता है, तो वह उपचारात्मक कार्य करता है। क्या हम इसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मान सकते हैं? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, देखिए अधिकतम उपस्थिति हम उनको लालच देकर, ठीक है, पुरस्कार वगैरह का जो है ना वह प्रावधान रखकर उनको बुला सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं और एकदम खामोशी हो जाएगी, तो ये तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक हम मान ही नहीं सकते। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो सकते हैं, बट यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा लगे हमको हमको उसी को आंसर लगाना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि बच्चे अपनी कक्षा में क्वेश्चंस करते हैं टीचर से तो हम कह सकते हैं कि वह अभिप्रेरित हैं, मतलब वह उस कक्षा में क्या कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और क्वेश्चंस को कर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषाओं से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पावलव को, स्किनर को, कोहलबर्ग को या फिर पियाजे को? तो ये जो परिभाषा है ना यह किसने दी थी? तो यह पियाजे ने दी थी। बात पियाजे की हुई है तो अब हम लोग पियाजे से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे ने जो है ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। अब 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहले इन्होंने बताई थी संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, जिसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसी जो है ना अवस्था को इंद्रियजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हम कह सकते हैं 2 से 7 वर्ष तक है। और जो थर्ड है ना वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं को देखकर चिंतन करता है, 7 से 11 वर्ष की है। और अंतिम है यहाँ पर 11 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जो अमूर्त वस्तुएं रहते हैं ना उनके बारे में वह चिंतन स्टार्ट कर देता है। पॉवलव ने जो है ना कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। इनका सिद्धांत भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस पे प्रयोग किया है? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करके जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वह दिया है, इसको भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बताइएगा कौन सा बुद्धिमान बच्चे का हम जो है ना वह लक्षण नहीं है, यह कह सकते हैं। निम्नलिखित में से देखिए वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। यदि अमूर्त रूप मतलब कि उसके सामने चीज़ें उपस्थित नहीं है, वह फिर भी उनके बारे में सोच रहा है, तो यह अमूर्त सोचना हो जाता है। क्या यह बच्चे जो बुद्धिमान बच्चे हैं उसका लक्षण नहीं है? देखिए ये तो है। इसके बाद देखिएगा वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो यह भी एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि वह जिस भी परिस्थिति में जाएगा वह उसमें उसी प्रकार से ढल जाएगा, समायोजित हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ए, ठीक है, बी और यहाँ पर डी बिल्कुल यहाँ पर लक्षण है, बट हम कह सकते हैं सी की जो रटन क्षमता है उसकी जल्दी से रट लेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वह बुद्धिमान बच्चा हो जिससे कि वह चीज़ों को रट ले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है। कृतिका एक बच्ची है, वह अक्सर घर में क्या करती है? ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, क्योंकि घर में कृतिका के विचारों को जो है ना वह मान्यता मिल नहीं रही है और विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिल रही है, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा बात करती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा भी नहीं है।
कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी देख लिया आपने। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंध है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि आपको जो भी शिक्षण पद्धतियाँ बनाना है, मतलब कि जो भी शिक्षण पद्धतियाँ हैं, जैसे कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, वह बच्चे की रुचि के अनुसार बनाई जानी चाहिए कि बच्चे को पसंद आए। ज़रूरी नहीं है कि वह आपको पसंद आए, बल्कि बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग वह ना बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में। यदि आप लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस को किए हैं ना, तो उसमें यही बताया गया है कि आपको बच्चे को समझना चाहिए, उसके जो है ना जो भी उसका मतलब कि पढ़ने का मन है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए, जिस विषय में वह अच्छा है, ठीक है, उस प्रकार से जो है ना उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उनके वातावरण को समझना चाहिए, वह किस पृष्ठभूमि से आते हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। विकास शुरू होता है, तो विकास कब से शुरू होता है? शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो विकास है ना वह पूर्व प्रसव अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने से ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, सीमा है, ठीक है, मतलब एक सीमा नाम की बच्ची है, वह हर पाठ को काफ़ी अच्छे से और जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, क्योंकि एक बच्ची दूसरी बच्ची से भिन्न है, ठीक है। देखिएगा एक बच्चा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा बच्चा जो है ना उससे कम इंटेलिजेंट हो सकता है, मतलब कि वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह भिन्नता को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाती है। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय जो कारक हैं, जैसे कि देखिए ये वातावरणीय कारक थोड़ी है, ये तो वंशानुगत कारण हो सकता है। हम यहाँ पर कहेंगे शिक्षा की गुणवत्ता, यदि उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वह उसके विकास होगा। पोषण, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति वगैरह, तो यह उसके क्या करती हैं, वातावरणीय विकास को जो है ना बढ़ावा देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? बात आनुवंशिकता की हो रही है, तो आनुवंशिकता से संबंधित कारक कौन सा है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। देखिए सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या वंशानुक्रम से बिल्कुल भी रिलेट नहीं है, ना ही चिंतन पैटर्न है और ना ही समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। देखिए आनुवांशिकता संबंधी कारक है ऑप्शन नंबर सी, आंखों का रंग। ये आपके जो माता पिता हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं माता पिता के आंखों के जो है ना रंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी आंखें हो सकती हैं। तो यह जो है ना वह आंखों का रंग आनुवांशिकता का एक उदाहरण हम लोग कह सकते हैं। देखिएगा जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, और जितने भी जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं ना उनको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिएगा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा वस्तु स्थायित्व को किस चरण पर प्रदर्शित करता है? संवेदी चरण, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मकता 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक 11 से लेकर 15 वर्ष। तो बताइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवेदी प्रेरक चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी माना जाता है, बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वह अपने समकक्ष व्यक्तियों मतलब जो अन्य बच्चे हैं उनके सामने उस समूह के प्रति एक आक्रामक व्यवहार करता है, गुस्सा करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है। तो इस विद्यार्थी को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो इसको जो है ना मतलब भावात्मक क्षेत्र में जो है उसकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि उसके संवेग वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छे से उनका उस मतलब उसका उन पे नियंत्रण नहीं है। तो उसको भावात्मक क्षेत्र की जो है ना काफ़ी ज़्यादा
मदद की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। तो जो शिक्षक हैं उनको यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जो बच्चे हैं उनको जो सामूहिक गतिविधियां हैं उनमें शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करता है। तो समूह बनाकर मतलब गतिविधियां कराकर बच्चों को सिखाने से किन किन चीज़ों में हेल्प मिलती है। देखिए, आक्रामकता में बिल्कुल नहीं, दुश्चिंता, मूल्य द्वंद्व, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिकरण। अब देखिए सामाजिकरण क्यों, क्योंकि देखिएगा बच्चे जो है ना अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, वह एक दूसरे के साथ समूह बनाकर खेलेंगे तो क्या होगा, वह एक दूसरे की भाषा को सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई अलग भाषा बोलता है तो उस प्रकार से वह एक दूसरे की पृष्ठभूमि को जानेंगे, जिससे उनका सामाजिक विकास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या फिर नैतिक तर्कणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको नैतिक तर्कणा कहा है कोलबर्ग ने। उनके अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब आप सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय ले रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को कोलबर्ग ने क्या कहा है, नैतिक तर्कणा कहा है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ना आपको बिल्कुल इसी प्रकार से जो टॉपिक बाय टॉपिक है ना उनकी क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएं। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा उसके नाम में ही देखिए छिपा हुआ है समावेशी, मतलब सभी का समावेश करना, समावेशी सभी प्रकार के बच्चों का समावेश करना, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रख रही और सभी बच्चों को शामिल कर रही कि कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, कोई जो है ना अलग पृष्ठभूमि से आता है, कोई अच्छी पृष्ठभूमि से आता है, तो इन सभी को ध्यान में ना रखकर सभी को एक साथ पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा जो है ना कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेगेटिव टैग वर्ड्स आ गया, केवल बालिका को बालक को क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही पढ़ाएंगे, जो बेचारे पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, माध्यमिक है, उनको नहीं पढ़ाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वह उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। वे निजी कोचिंग, ये भी नहीं होगा। बार बार उनकी परीक्षा, ये भी नहीं। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्कोर जो है ना वह कितना होता है, 140 से ऊपर होता है आईक्यू लेवल, तो वह अपनी क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब वह अन्य बच्चों के साथ जो है ना वह अधिगम करेंगे, सीखेंगे। आगे देखिएगा, एक पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचाती है। तो एक पाठ्य पुस्तक किस चीज़ से बचाती है, यह बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रहों से। जो लैंगिक पूर्वाग्रह रहते हैं ना उनसे बचाती है कि आपको ना व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है ना उसको आगे प्रोत्साहित नहीं करना है। लैंगिक रूढ़िबद्धता मतलब कि बच्चे को पढ़ाना है, लड़के को लड़कियों को नहीं पढ़ाना है। कहा जाता है ना कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, जैसे कि जो लड़कियां ना बाहर का काम कर सकती हैं, लड़के घर के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है ना लैंगिक पूर्वाग्रह को जो है एक पुस्तक जो है ना वह आगे नहीं बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है। हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन को कल की क्लास में पढ़ा था और ट्रिक के माध्यम से इसको याद किया था कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है। तो देखिए, डिसलेक्सिया मतलब लैक्सिया लक्स, जब बच्चा इसको पढ़ेगा ना, जब स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं तो इसको लक्स को लुक्स पढ़ेगा, मतलब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। डिसलेक्सिया लुक्स, तो यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, मतलब आंसर इसका डी हो जाएगा। डिसलेक्सिया पढ़ने के विकार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ना आपको बता दें कि यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही में यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार का कंटेंट मिलेगा, सीटेट हो और अदर टेट एग्ज़ाम्स वगैरह है ना, उन सभी का कंटेंट मिलेगा। देखिएगा आगे, देखिए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि यह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी
खालिस्तान रूप से प्रेरित है। तो देखिएगा ये आंतरिक रूप से प्रेरित है, उसको जो है ना उसके माता पिता ने नहीं बोला, बल्कि उसे वह खुद प्रेरित है कि भाई उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन लेना है। तो यह आंतरिक रूप से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक कोनेटिव या कोग्नेटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना व्यवहार का करना पक्ष, ये सीखने के गतिक कोग्नेटिव से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। श्रवण होश से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? मतलब श्रवण होश मतलब सुनने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो देखिएगा वह प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पढ़ने की अक्षमता, देखिए उनको सुनने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में नहीं है, तो इससे तो होगा नहीं। खेलकूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ये हो सकता है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो वह दूसरों के साथ संप्रेषण मतलब आपस में बातचीत तथा सूचना मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने में उसको प्रॉब्लम होगी, जिससे कि वह कुंठा का सामना करेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य खालिस्तान के अधीन एक तत्व है। तो किसके अधीन तत्व है शिक्षा का उद्देश्य? शैक्षिक दर्शन शास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक शब्दावली या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ना शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक मनोविज्ञान के अधीन एक तत्व है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा अनुकूल श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार इच्छा या फिर भाषा अर्जन क्षेत्र। तो इसको कहा जाता है भाषा अर्जन साधन। ठीक है, क्या कहा जाता है? भाषा अर्जन साधन। तो चॉम्स्की कहते हैं बच्चा जो है ना वह भाषा को अर्जित करता है, मतलब वह उसका अर्जन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग जो है ना चॉम्स्की के सिद्धांत को भी एक इंडिविजुअली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बस आपको जुड़े रहना है। और एग्ज़ाम जो है ना दिसंबर में होगा, सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो तब तक तो हम लोग जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है तैयारी कर लेंगे। और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं तो उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है ना वह हो जाएगी आप लोगों की। कौन सी तकनीक शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाई जाती है? तो शैक्षिक अनुसंधान में कौन सी तकनीक उपयोग में लाई जाती है बताइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरीक्षण को जो है ना शैक्षिक अनुसंधान में अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो संप्रेषण है उसकी स्थिति में लिखित मीडिया किसका भाग है? तो यह संदेश का भाग है। कौन सा? लिखित मीडिया एक संदेश का भाग है। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है ना अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करता है? तो आंतरिक प्रतियोगिताओं को कौन संदर्भित करता है? इंटर क्लास प्रतियोगिता, इंटर स्कूल प्रतियोगिता, इंटर स्टेट प्रतियोगिता या फिर इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करता है? तो इंट्रा स्कूल प्रतियोगिताएं जो है ना वह आंतरिक प्रतियोगिताओं को संदर्भित करती हैं। इंट्रा स्कूल, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। इंट्रा जो स्कूल प्रतियोगिताएं ना वह आंतरिक प्रतियोगिता को संदर्भित करती हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो इंटर स्कूल है यह शायद बाहर जो प्रतियोगिताएं हैं ना उनको संदर्भित करता होगा या करता ही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे आंतरिक पूछा है, बाहरी पूछते तो ऑप्शन नंबर वी लगा सकते थे। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? 25 आउट ऑफ कितने आए हैं? 22 या फिर 21 या फिर 24 या 25? ज़रूर से बताएं, या इससे कम या इससे ज़्यादा। और साथ ही में यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और साथ ही में लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यदि आप लोग जो है ना ऑल के बटन पर प्रेस नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। और लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है ना उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।